Good morning students, welcome back. Welcome back to the class 12 Commerce, subject Business Studies. Today's new chapter number 5, Organizing. Today we will see what is organizing and what are the steps of organizing has to be followed. In organizing, it is a function of management. It comes after planning, and after organizing we go for the staffing, directing and controlling. So today we will start with the organizing topic. What is organizing, what are the meanings, and what can be the example for that particular organizing, we will see in today's video. First we will begin with the meaning and definition of organizing. I have written something over here, you can go with it. After laying down the plans and objective, the next function to be performed by the manager is organizing. To determine what activity and resources are required and decide who will do a particular task, where it will be done and when it will be done. In this, the meaning itself says that after planning, अगर आपका प्लानिंग हो जाता है, प्लानिंग होने के बाद में आप उस ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के बाद में आपका सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कैसे करनी है और किससे करवानी है और ये रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात हम लोग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पर आपको रिसोर्स के बारे में भी जानकारी रखनी है, कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि कौन कंप्लीट करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो अल्टीमेटली एक रिलेशन क्रिएट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ में हमारा कम्युनिकेशन रेगुलरली होता है, जॉब से लेके एंड तक। एंड इन द सेंस आप प्रोडक्ट बनाते हो, जॉब किसे करवाना है, कैसे करना है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करेगा, सेल्स के बाद में फिर आफ्टर सेल्स की क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हो, वो सब चीज़ आपको प्लान करनी होती है एज एन ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो अरेंजिंग द थिंग्स और अरेंजिंग इन अ ऑर्डर। तो गेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, whatever the work you are giving to the employee, it has to be in a proper order। या फिर दूसरे वर्ड में अगर मैं इसको कहूँ कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क ऑन करना है। और अब हम लोग जो देखते हैं वो एक डेफिनेशन यहाँ पर दी है। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क to be performed, defining and dedicating responsibilities and authorities, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively to get together in accomplishing objective। Organization एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली एक ग्रुप वर्क क्रिएट करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को वर्क दे देते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम आपसे करवाना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप को कौन सा काम देना है। फिर बाद में ग्रुप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, कौन से वर्क से आपको काम करवाना है या कौन से ग्रुप के अंदर वो जॉब आपको प्रोवाइड करनी है। अब एक्सपर्ट लोगों के साथ में अगर हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो नॉर्मली ऐसे लोगों को टास्क देते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको काम बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजिंग का मकसद यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ये होता है कि आपको जो काम देना है वो डिफाइंड होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी आपको देनी है, जिससे एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट हो। और रिलेशन क्रिएट होने के बाद में जो काम जो वो करवा रहे हो आप,
वो एम्प्लॉय से आप इफेक्टिवली गेन कर लो। और उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। अब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है तो ऑटोमेटिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वो अचीव कर लेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, और रिलेशनशिप इस तरह से क्रिएट करनी है कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली कंप्लीट कर ले। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ तो लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। लाइब्रेरी जो है वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, ठीक है। अब वहाँ पे 12 बच्चे वहाँ पे कुछ थे, तो 12 बच्चे जो बैठे हुए थे वो बुक्स पढ़ रहे थे, लेकिन बुक पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज चल रही थी, क्योंकि उनको जो बुक चाहिए थी वो प्रॉपरली मिल नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक इंजीनियर आया, उसने सोचा कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर बिठाना चाहिए और कौन से रैक में कौन सी बुक्स और कौन से टाइप की बुक्स वहाँ पे रखी जाती है, तो जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ पर जाके देख के काम कर सके। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि इंजीनियर ने क्या किया, सारे बुक्स की डिटेल उस कंप्यूटर के अंदर डाल दी और रैक्स के हिसाब से उन्होंने बुक का अरेंजमेंट कर लिया। तो उससे क्या हो गया, मेरा काम आसान हो गया और वो 12 बच्चे जो थे वो भी आसानी से बुक ढूंढ सकते थे। तो उसमें क्या होगा, वो पर्सन जाएगा कंप्यूटर के अंदर टाइप करेगा, टाइप करने के बाद में उसको पता चल जाएगा कि कौन से रैक में कौन से नंबर पे मेरी बुक अवेलेबल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो दूसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या टीम है, एक टीम है जो सेल्स का काम करती है। सेल्स के काम के अंदर उनको टारगेट मिला कि 1000 यूनिट्स आपको बेचने हैं पूरे महीने के अंदर, 26 डेज के अंदर आपको 100 यूनिट्स बेचने हैं, 1000 यूनिट्स बेचने हैं। तो 1000 यूनिट्स के लिए भी उनके पास जो पर्सन थे ना वो 10% थे, 10 लोग थे, 10 लोगों को 100,000 यूनिट बेचनी थी, तो एक के ऊपर 100 यूनिट आती थी। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे जो टीम लीडर है ना वो डिसाइड करता है कि किसको कितना जॉब देना है। मैं ये चीज़ रिपीटेडली कह सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज के बेस पे उनको टास्क दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आई हैव 4 particular steps. First is identification and division of work. आपको आइडेंटिफाई करना है जॉब को और उसको फिर अलॉट भी करना होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। उसके बाद में है डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और उसके बाद में लास्ट जो है वो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड द डिविजन ऑफ वर्क। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किसके लिए सूटेबल है, ये ज़रूरी है। तो उस बेस पे आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ टोटल वर्क टू बी डन इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉल्ड जॉब इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस डिटरमाइंड प्लान्स। आप लोगों ने जो पहले प्लान की होगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स निकले होंगे उस फॉल्ट्स को वो लोग रेक्टिफाई करके न्यू प्लान क्रिएट करते हैं, और न्यू प्लान क्रिएट करने के बाद में प्लानिंग के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम भी देते हैं और स्पेसिफिक एक्टिविटी पे लोगों को कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि इन्वॉल्वमेंट इन आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क, कितना काम देना है, कितने लोगों को देना है और कब देना है और कैसे काम करवाना है, ये सब चीज़ें प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जॉब जो है वो प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान के बेस पे आप देते हो सामने वाले को। सामने जो एम्प्लॉय है उसको पता होता है कि कितने टाइम में उसको काम कंप्लीट करना है या कितना टारगेट उसको अचीव करना है। मेरा सेकेंड पॉइंट है, बाय डिवाइडिंग द वर्क द बर्डन वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग्स द एम्प्लॉय। यस इट इज, अगर एक कैंडिडेट के ऊपर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेम प्रोडक्ट एक ही मशीन पे है, तो एक मशीन से अगर आप उस मशीन के ऊपर 2 या 3 लोगों को और लगा दो तो वो जो एक पर्सन के ऊपर 100 यूनिट्स हैं वो 100 यूनिट्स ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे 33.33 के अंदर। तो अल्टीमेटली 3 लोगों के बीच में 33 हो जाता है, 4 लोगों के बीच में 25 यूनिट्स। तो उस तरह से पर डे आप डिवीजन वर्क कर सकते हो।
या फिर जो बर्डन होता है एम्प्लॉयज़ का उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल एक मशीन के साथ में दिया था। उसी हिसाब से अगर हम लोग एक टीम के तरह काम करें तो टीम लीडर होता है और टीम लीडर के नीचे सब वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स इन द सेंस दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, टीम लीडर गेट्स द टारगेट टू अचीव 10,000 यूनिट्स इन अ मंथ। अभी इन अ मंथ मीन्स 30 डेज। अभी 30 डेज के अंदर भी हम लोग संडेज एक्सक्लूड कर देते हैं तो 26 डेज। अब 26 डेज के अंदर 10,000 यूनिट्स कैसे प्रोड्यूस करना है या सेल करना है, ये डिसाइड करता है टीम लीडर। टीम लीडर बेस्ट कैंडिडेट को ज़्यादा टारगेट देगा और जो वीक पर्सन है उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क दे सकता है। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे यही आता है, जो एक्सपर्ट है ना उसको बर्डन थोड़ा ज़्यादा दो, टास्क ज़्यादा दो। टास्क ज़्यादा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन जो वीक होता है ना उसको अगर आप मोटिवेट करोगे तो वो और भी एफर्ट्स देते जाएगा, और जब एफर्ट्स देगा तो उसका काम भी अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पे बर्डन ज़रूरी नहीं है कि सबको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ पे बर्डन अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता है। इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड स्किल। यही तो है इसके अंदर, यही तो कहना चाहता हूँ मैं कि जब आप किसी को एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट रखते हो तो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। द पर्सन हैज़ टू बी वेरी मच क्लेवर इनफ टू टैकल द सिचुएशंस वेरी क्विकली। फोर्थ पॉइंट इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क can be avoided by the division of work into manageable activity। सिंपल सा है, जब अगर आप वर्क सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, डिपार्टमेंटल वाइज कर दो, एम्प्लॉय वाइज कर दो, तो रिपीटेशन ऑफ द वर्क इज वेरी लेस। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ जो आपने कर ली है वो कोई और रिपीट कर ले। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर जॉब आप एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को दे देते हो विद टारगेट। उस टारगेट के बेस पे वो अपनी टीम के साथ में शेयरिंग करता है और टारगेट अचीव करने में या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट पार्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स, अभी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, स्टाफिंग में किया था, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत बार डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट मीन अ डिफरेंट ग्रुप्स आर बीन एडेड। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का एक ग्रुप होगा, वो डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड स्टेप जो है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके अंदर होता है कम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ रिलेटेड जॉब्स। फाइनेंस वालों का एक खासा ग्रुप है, प्रोडक्शन का एक ह्यूज ग्रुप है, एक डिवीजन है या एक सेक्टर है, या फिर एचआर मैनेजर्स जो होते हैं उनका एचआर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करते हैं। फाइनेंस के एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मनी के रिलेटेड डील करता है। सेल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस करता है। एक परचेज का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो भी एक परचेज के रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करता है या उसके ऊपर डील करता है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 में लिखा है, द सेकेंड स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग is to combine or group similar or related jobs in a large unit। एक पर्टिकुलर फील्ड के लोगों को क्लब करना, मेरे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में ये है, इसको कहते हैं डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टाइप के काम करने वाले अलग अलग लेवल पे एक ग्रुप में आ जाते हैं, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट या डिवीजन या सेक्शन कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको दिया हुआ है, दे कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड टेरिटरीज एक्सेट्रा। मैंने कहा कि एक ग्रुप हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अभी फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस हो जाता है प्रोडक्शन, सेल्स, फंक्शंस, ये सब हमारे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ये सब एक फंक्शन टाइप में आ जाता है। वेयर जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर डेली प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फिर बाद में मेडिसिनल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बेस पे भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब कस्टमर की जब बात करते हैं तो कस्टमर को हम लोग एज में डिवाइड कर देते हैं, मेल फीमेल में डिवाइड कर देते हैं। तो उस तरह से हम लोग एम्प्लॉयज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं।
अब टेरिटरीज की बात करते हैं तो टेरिटरीज आर रिलेटेड टू द स्टेट डिवीजन, या फिर ईस्ट साइड आपका, वेस्ट साइड मेरा, ऐसा टर्म वो यूज करके डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। Point number 3, departmentalization is done to achieve coordination and to facilitate unity of efforts. Departmentalization इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे और उनका जो एफर्ट्स है वो यूनिफाइड रहे। यूनिफाइड इन द सेंस उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ये कौन डिसाइड करता है ये असाइन किसको करना है, ड्यूटी किसको देनी है? तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होगा या फिर जो जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर के ऊपर के जो टॉप लेवल के जो बंदे होते हैं वही डिसाइड करते हैं किसको क्या जॉब देना है। वंस डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिपार्टमेंटल हेड। और दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, सेल्स मैनेजर। जो डिपार्टमेंट का एक हेड होता है उसके नीचे 50, 60, 30, 20 ऐसे नंबर्स उसके नीचे होते हैं काम करने के लिए। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा हायरार्की बढ़ता जाता है या स्ट्रक्चर उसका बढ़ता जाता है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो होता है प्रोडक्शन मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर। ये लोग ड्यूटीज देते हैं उनके नीचे के एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट पार्ट इज जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यह पॉइंट जब हम लोग चला रहे थे डिपार्टमेंटलाइजेशन उस टाइम पे ही मैंने ये पॉइंट कह दिया था कि जॉब्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। जिसका एक्सपीरियंस कम होता है ना उसके ऊपर काम तो है, वो काम तो करेगा लेकिन उसको एकदम हाई डिसीजन मेकिंग वाला जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस या कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको बहुत नॉलेज है, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए डिपार्टमेंट ट्रस्ट कर सकता है। उस बंदे को आप हार्ड वर्क दे सकते हो और वो हार्ड वर्क के बेस पे डिसीजन लेके कंपनी को प्रॉफिट दे सकता है। स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन्स आर बीन जज्ड बाय द HR। HR ही डिसाइड करता है कि बंदा कितना स्किल है, क्वालिफाइड है। उसके बाद में जब सेकेंड पर्सन जो उसको जज करता है वो होता है मैनेजर। मैनेजर आपको टास्क देता है, टास्क देने पे ही उसको पता चल जाता है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग किसको करनी है, क्या करनी है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है वो देखो। merely allocating work is not enough. Each individual should also know from whom he has to take order and to whom he is accountable. मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके पास से ऑर्डर्स लूँ और वो जो मुझे जॉब देता है तो वो जॉब कंप्लीट होगा कैसे होगा और मैं किसको जाके दिखाऊंगा वो सारा प्रोजेक्ट, वो सब कुछ भी मुझे पता होना चाहिए। अभी मैं कंपनी के अंदर बात करता हूँ तो मैंने जहाँ पे काम करता था वहाँ का एक एग्जाम्पल अगर मैं रखूँ तो रिपोर्टिंग मुझे 2 जगह करनी होती थी क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था। तो कॉन्ट्रैक्ट के वाले जो होते थे उनके भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होते थे, तो वहाँ पे जो टीम लीडर होता था उसको बताना होता था कि आई एम इन। उसके बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था वहाँ पे भी एक पर्सन था तो उसको मुझे बताना होता था कि आई एम इन। जैसे ही मैं कंपनी में आ गया, आ जाने के बाद में मुझे जॉब अलॉट हो जाता था कि आज का टास्क ये है। टास्क जब मुझे मिल जाता था तो टास्क खत्म होने पे मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया था उस ऑर्गेनाइजेशन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या काम किया, लेकिन जिसके लिए मैं काम कर रहा था उसको बताना ज़रूरी था कि मैंने ये काम ख़त्म कर लिया। I have to give an email, I have to write many things in that email, whatever I have done. उसके बाद में वो पर्सन पूरा वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद में अगर मेरी गलती होगी तो मुझे बताएगा और गलती नहीं है तो नया टास्क, नया रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको इंडिविजुअल से पता होना चाहिए किससे आपको बात करनी है किससे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज it helps in coordinating among various departments. Yes, it is very important.
क्योंकि यहाँ पे जब कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट के साथ में होता है ना, तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली या प्रोफेशनली बात करनी होती है। और यहाँ पे रिलेशनशिप तभी ही स्ट्रांग हो सकती है जब आप डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करते रहो। मैं जहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं एक आईटी इंजीनियर था, और मेरा कम्युनिकेशन ग्रीवेंसेस सेल के साथ में होता था, और दूसरा जो होता था वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ होता था। तो इनके साथ में मेरा कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी था, और वो स्ट्रांग रहता भी था। उसका मकसद यहाँ पर ये था कि अगर कोई सेल्स आ गया तो मुझे इंक्वायरी आती थी, तो आई नीड टू टेक दैट पर्टिकुलर केस टू सेल्स डिपार्टमेंट। या कुछ मशीन ख़राब हो गई तो मशीन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही था, तो मुझे कॉल आता था कि मेरा ये मशीन ख़राब हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू टेक दैट केस टू अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के साथ में होनी ज़रूरी है। That's it for today. We have done the steps and we have ended the first part of this topic. In next video, I'll share you the new questions of chapter number 1, objective base, along with the answers which has been provided as a question in the last video itself. That's it for today. Thank you.